और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। आज शाम 4 बजे प्रचार थम जाएगा एमएलसी चुनाव के लिए। एमएलसी चुनाव के लिए 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी उम्मीदवार। लखीमपुर खीरी से बीजेपी के अनूप गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित चुने हुए हैं। बदायूं से बागेश पाठक, हरदोई से अशोक अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित, मिर्जापुर सोनभद्र से श्याम नारायण सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बांदा हमीरपुर से बीजेपी के जितेंद्र सिंह सेंगर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यानी कि 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध बीजेपी की जीत हुई है और 27 सीट ऐसी हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। 27 सीटों पर अभी भी मुकाबला है और 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 12 अप्रैल को इनके परिणाम जो है वो सामने आएंगे। एमएलसी चुनाव में बहुत ज़रूरी है बहुमत और फिलहाल मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास बहुमत है विधान परिषद में। आगे देखना होगा कि इस बहुमत को कैसे बरकरार रखा जाता है। हालांकि हाल ही में कल ही एमएलसी चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने मीटिंग की थी। तो 9 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत। कौन कहां जीता है ये आपको हम दिखा रहे हैं। बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह सेंगर जीते हैं, तो वहीं बदायूं से बागेश पाठक, हरदोई से अशोक अग्रवाल और लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता। इसके अलावा अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी और मथुरा एटा मैनपुरी से आशीष यादव। मथुरा एटा मैनपुरी से आपको दिखा रहे थे नाम, हरदोई अशोक अग्रवाल, लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता। तो ये वो 9 नाम हैं। कौन कहां से जीता है। स्थानीय सांसद, एमएलसी चुनाव में कौन कौन वोट देता है। स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक वोट देते हैं। स्थानीय सांसद के साथ साथ स्थानीय विधायक वोट देते हैं। कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो भी वोट देते हैं एमएलसी चुनाव में। नगर पंचायत के सदस्य भी वोट देते हैं एमएलसी चुनाव में, यानी कि इसमें जनता का कोई रोल नहीं होता है। नगर पालिका के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, नगर निगम के जो सदस्य हैं वो वोट देते हैं। ग्राम प्रधान भी वोट देते हैं। एमएलसी चुनाव में ग्राम प्रधान का भी एक बड़ा रोल होता है, वोट देते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्य वोट देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो एमएलसी में वोट देते हैं चुनाव में। एमएलसी चुनाव का चैलेंज क्या है। बीजेपी कार्यालय में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। हाल ही में पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। 9 अप्रैल को 27 सीटों के लिए वोटिंग होने हैं और 12 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। तो 12 अप्रैल को क्योंकि नतीजे सामने आएंगे इसके लिए अभी कुछ वक्त बचा है, लेकिन 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे जिसमें कि स्थानीय सांसद, स्थानीय नेता, जिला पंचायत सदस्य और नगर निगम के कुछ सदस्य भी वोट डालते हैं। ग्राम प्रधान का भी इसमें बड़ा हाथ होता है। तो ये वो लोग हैं जो वोट डालते हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, एमएलसी चुनाव में चैलेंज तो है, लेकिन तैयारियां क्या कुछ है राजनीतिक पार्टियों की, जानकारी क्या मिल रही है। अखिलेश यादव कल ही उन्होंने मीटिंग ली थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए इस समय कठिन वक्त है। कठिन वक्त इसलिए है कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद में बहुमत में थी, 56 सीटें उसके पास थी। 8 एमएलसी बीजेपी ज्वाइन कर बीजेपी में चले गए थे और उसके अलावा जो ये 36 सीटों का चुनाव होने जा रहा है जिसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध होने जा रही है। हालांकि उनकी आधिकारिक घोषणा 12 तारीख को होगी, जिस दिन उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी 27 सीटों पर चुनाव होना है जिसको लेकर 9 तारीख को मतदान है। और निश्चित है कहीं न कहीं ये सत्ता का चुनाव रहा है। 2016 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौरान अखिलेश यादव ने 36 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। और सबसे बड़ी बात इस एमएलसी चुनाव की यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा मौका होगा जब विधान परिषद में बहुमत में आने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कई बार बनी, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही हो, राजनाथ सिंह की सरकार रही हो, राम प्रकाश गुप्त की सरकार रही हो या मायावती के साथ बीजेपी की मिली जुली सरकार
सरकार रही हो, लेकिन बावजूद इसके विधान परिषद में बीजेपी कभी भी अपना बहुमत नहीं ला पाई। और योगी सरकार में यह पहला मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी बहुमत में आने जा रही है, क्योंकि वर्तमान की अगर हम स्थिति को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के वर्तमान सदस्यों की संख्या केवल 17 बची है और बीजेपी की 38 है। और अगर 9 जो बीजेपी के एमएलसी निर्विरोध होने जा रहे हैं क्या भी जुड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में संख्या 47 हो जाएगी। और निश्चित है कि आने वाले 3 महीने बाद 4 और सदस्यों की जो सदस्यता है वो भी समाप्त होगी, उस पर भी चुनाव होगा। तो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं करो मरो की स्थिति है। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अपने बहुमत को बचाए रखा जाए। हालांकि ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी जब 12 तारीख को परिणाम आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता का चुनाव होता है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे उस दौरान भी 31 सीटें समाजवादी पार्टी ने पाई थी। क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और जो इसके वोटर्स हैं, अगर हम बात करें सांसद की, सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। विधायकों की बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए इसके बाद पे ये कहा जाता है कि जो सत्ता में है पार्टी फायदा उसका होता है एमएलसी चुनाव में, लेकिन एमएलसी चुनाव बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। इसमें वोट अगर बात करें कि वोट कौन कौन दे सकता है, तो अभी थोड़ी देर पहले आप जैसा कि कह रहे थे कि विधायक वोट दे सकते हैं, सांसद वोट देते हैं, इसके लिए जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो वोट देते हैं, ग्राम प्रधान वोट देते हैं। तो अगर हम देखें तो मौजूदा स्थिति में ज्यादा संख्या तो बीजेपी की ही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, निकायों के सभासद हो, सांसद हो, विधायक हो, जो कि इस चुनाव में वोटर हैं, क्योंकि ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। विधान परिषद में कई माध्यम से जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर जाते हैं, कई मनोनीत भी होते हैं और कहीं ना कहीं इन सभी पर आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति के साथ खड़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज अब बिल्कुल साफ हो जाती है कि आने वाले समय में बीजेपी का बहुमत विधान परिषद में होने जा रहा है और जिसको लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ने प्रदेश के सभी इन 36 सीटों पर जहां जहां चुनाव होने जा रहा है, इन सभी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। साथ ही साथ जो नवनियुक्त मंत्री हैं उनको भी लगा दिया है, अपने जो संगठन है बीजेपी का उसको लगा दिया गया है कि कहीं कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए, तेजी के साथ कैंपेन किया जाए। हालांकि आज शाम 5 बजे से जो कैंपेन है वो थम जाएगा, क्योंकि अब पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होनी शुरू हो जाएंगी और 8 तारीख की शाम को पोलिंग पार्टियां सभी मतदान केंद्रों पर होंगी। कोशिश की जा रही है कि सभी मतदान केंद्रों पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था और शांति के साथ चीजों को संपन्न कराया जाए। इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए उत्साहित करने वाली बात इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार रिपीट हुई है और विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी बीजेपी बहुमत में आने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बीजेपी अगर कोई भी अमेंडमेंट लाती है, कोई कानून लाती है, तो विधानसभा के बाद विधान परिषद से भी आसानी से पास हो जाएगा। क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं जो कानून विधानसभा से पास होते थे विधान परिषद में रुक जाते थे, उसकी वजह यही थी कि वहां समाजवादी पार्टी बहुमत में थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज भी भारतीय जनता पार्टी ठीक करने जा रही है। यही एक वजह है कि बीजेपी लगातार इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। मुख्यमंत्री खुद ग्राम प्रधानों के साथ, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ, जिला पंचायत सदस्यों के साथ, जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ सीधे संवाद कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि सरकार किस तरीके से उनके लिए काम कर रही है, गांव ग्रामीण के लिए काम कर रही है, किस तरीके से बीजेपी ने कोशिश की है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे, प्रधानों के जरिए से लोगों तक पहुंचे। तो ये बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री ने बात के दौरान बताई थी। तो अब ये बहुत ज्यादा निश्चित है कि जब 12 तारीख को परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में पूर्ण बहुमत के साथ आ जाएगी। ठीक है, एसके वाजपेयी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच गोरखपुर से खबर, जहां गोरखपुर हमले के बाद सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम योगी की सिक्योरिटी में अब सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। सीएम आवास पर सीआरपीएफ की 2 प्लाटून को तैनात किया गया है। गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। तो गोरक्षनाथ मंदिर में हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सीएम आवास पर सीआरपीएफ की 2 प्लाटून को तैनात किया गया है। गोरखपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। हर तरफ पैनी नजर है सुरक्षा कर्मियों की और बिल्कुल भी ढिलाई नहीं, लापरवाही नहीं, सतर्क है पुलिस प्रशासन। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के बाद एक्टिव है
सारी एजेंसीज एक्टिव है, पुलिस प्रशासन एक्टिव है, एटीएस से लेकर एसटीएफ तक, और अब सिक्योरिटी भी सीएम की बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहले से जेड प्लस सिक्योरिटी है और लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चीजें बेहतर तरीके से हों, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगी रहती हैं, चाहे वो एटीएस हो, एसटीएफ हो या उसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सजग है। और जहां तक सवाल है, जिस तरीके से गोरखपुर में यह हमला हुआ है, हालांकि वहां पहले ही कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को एक अज्ञात धमकी मिली थी जिसमें यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को खतरा है, जिसके बाद जो गोरक्षनाथ पीठ है उसकी सुरक्षा 7 लेयर में की थी। और जहां तक मुर्तजा का सवाल है, जब वो पहला पहुंचा था तो गेट नंबर 1 पर पहले ही लेयर पर उसको रोक लिया गया था, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो उत्तर प्रदेश गृह विभाग है वो पूरी तरीके से सजग हो चुका है और 2 प्लाटून जो कि सीआरपीएफ केंद्रीय पुलिस बल की होंगी वो तैनात रहेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 जगह रहते हैं जहां पर उनका ज्यादातर समय बीतता है, जिसमें बड़ा समय उनका लखनऊ में होता है। 5 कालिदास मार्ग आवास मुख्यमंत्री आवास जो है, उसके अलावा जो उनका गृह जनपद है गोरखपुर, वहां पर मुख्यमंत्री जाते हैं। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा थी वो उनके साथ रहती थी और गोरखपुर नाच पीठ में जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई भी व्यक्ति मिल सकता था और उसके लिए बहुत बड़ी कोई चेकिंग नहीं होती थी। लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश गृह विभाग है उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। अब लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक मुख्यमंत्री के पास केंद्रीय पुलिस बल का भी सुरक्षा घेरा, जो सिक्योरिटी है उसके साथ ही ये अमेंडमेंट और उसमें बढ़ाकर किया गया है। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीएम आवास से। मनीष, सीएम आवास के पास इस वक्त आप मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है, उनको भी ऐड कर दिया गया है सिक्योरिटी में। अब जरा तस्वीर दिखाएं कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था है अभी। आपको कमांडर देख सकते होंगे, महिला व्यक्ति यहाँ तैनात किया गया है, साथ ही साथ जो सीआरपीएफ की जो टीम है वो आप देख सकते हैं अंदर जाते हुए आपको देख सकते हो। ये पूरा जो एरिया है इसको पूरा कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। पहले यहाँ पे जो लोकल पुलिस थी उसके अंडर में रहता था, यहाँ पे ये जो बाहर का इलाका है वो यहाँ पे रहता था, इसको अब केंद्रीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है, केंद्रीय सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो लोकल पुलिस का था पहले, वो जो पहला बूथ है यहाँ पे हम आपसे कैमरे में सकेंगे, यहाँ पे पहले जो लोकल पुलिस के हवाले रहता था, अब उनको पीछे कर दिया गया है। और जो पहली सुरक्षा है, दो सुरक्षा लेयर कर दी गई है। पहली जो सुरक्षा है वो सेंट्रल फोर्सेस के हवाले कर दी गई है, जिस तरीके से हमने देखा था कि गोरखपुर मंदिर पे जो हमला हुआ था, जिसमें हमलावर सीधे मंदिर के अंदर घुसते नजर आया था, उसको देखते हुए अब यहाँ की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। और जो पूरी सुरक्षा है, ये पूरी सुरक्षा का जो बाहरी स्तर का जो है, जो बाहरी लेयर है, उसको सेंट्रल फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि अब जो सीएम सुरक्षा है वो अंदर की तरफ देख सकते होंगे कि अंदर जो पूरा आप देख सकते हैं, जो अंदर का जो मेन उनका एंट्रेंस है वहाँ से लेके और जो मेन बाहरी जो गेट है यहाँ तक की पूरी सुरक्षा अब सेंट्रल फोर्सेस को दे दी जा चुकी है। जो सेंट्रल फोर्सेस है वो यहाँ पे तैनात हो चुकी हैं। अभी फिलहाल 2 प्लाटून जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं और उनके साथ ही साथ जो सीआरपीएफ के मेन विंग है वो भी यहाँ पे है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार पूरी जो सुरक्षा है मुख्यमंत्री की, उसको चाक चौबंद किया गया, उसको दोबारा रिव्यू किया गया है। और जिस तरीके से एसीएस होम ने इसको लेकर एक बैठक भी की थी, जिसमें एडीजे, एलओ, एटीएस के प्रमुख वो सब मौजूद थे। उसके बाद उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई और इसको निर्णय लिया गया है कि न केवल मंदिरों की बल्कि मुख्यमंत्री की भी सुरक्षा, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी सुरक्षा अब बढ़ा दी जाए। उसको देखते हुए पूरी चाक चौबंद कर दी गई है, सेंट्रल फोर्सेस के हवाले कर दी गई है। माना जा रहा है ये जो पूरी कवायद है, ये कवायद गोरखपुर मंदिर में हुए हमले के बाद ली गई है। और अब यहाँ पे जो पूरा एरिया है, पहले इस एरिया में आपको आम जो लोग होते थे जिनके पास पासेस वो भी जाने दिया जाता था, पर अब पासेस वालों को भी चेक किया जा रहा है, जिनकी गाड़ी में पासेस है उनको भी चेक किया जा रहा है। उन्हीं गाड़ी को एंट्री दी जा रही है जिनकी एंट्री अंदर जो 5 कालिदास मार्ग है वहाँ पे जो लोग हैं जिनकी कॉल किया जाएगा, खाली वो यहाँ से जा सकते हैं। बाकी यहाँ से आम जन का जाने को एकदम भी मनाही कर दी गई, अब यहाँ से आम जन नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से अनुष्का जो पूरी तैयारी की गई है, जो पूरी फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया है, वो यहाँ देख सकते हैं। और अब जो अनुमन जो पहले ये एरिया होता था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस पूरी
यहाँ पे मुस्तैद हो चुकी है। पहले यहाँ पे जो आम देख सकते हैं, अभी बोर्ड नहीं रुका है, पुलिस चौकी सुरक्षा, ये पहले जो आम पुलिस, जो लोकल पुलिस होती थी, अब आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है, सेंट्रल फोर्सेस के हवाले पूरा कर दिया गया है। जो बाहरी सुरक्षा है अंशिका, वो जो एरिया है, वो पूरा एरिया अब ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनके CRPF उनको दे दिया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे एरिया को कॉर्डर ऑफ करके उनके अंडर में ले लिया गया है। साथ ही साथ जो पासेस लगी गाड़ियाँ हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ, जो पासेस लगी गाड़ियाँ थी उनको भी अब जाने से मना कर दिया गया है। और अब यहाँ पे वही लोग जाएंगे जिनको 5 कालिदास मार्ग या 4 कालिदास मार्ग से जिनकी एंट्री होगी, जिनको कॉल किया जाएगा, वो यहाँ से आते हैं। तो स्ट्रिक्टनेस यहाँ की बढ़ा दी गई है। यहाँ पे जो आम जन है उनको जाने मनाही कर दिया गया है। पूरे एरिया को अब केंद्रीय सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया है। जी अंशिका। ठीक है, तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऐसे में क्योंकि देखिए हमला क्योंकि हुआ और हमले के बाद से ही सतर्कता बढ़ गई है। SK वाजपेयी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मनीषा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। संविदा कर्मचारियों के सेवाकाल में 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। 31 मार्च 2023 तक कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट है बढ़ाया गया है। संबंधित विभागों के प्रमुखों को लेटर भेजा गया है। तो जैसे ही भगवंत मान ने कमान संभाली, कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले वो कर रही हैं। भगवंत मान ने हाल ही में एक जो फैसला किया है वो ये कि पंजाब में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, उनके सेवाकाल में 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। 31 मार्च 2023 तक कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है। संबंधित विभागों के प्रमुखों को लेटर भेजा गया है और इस बात की जानकारी दी गई है। तो जो संबंधित विभाग हैं उन्हें लेटर भेजा गया है और उन्हें ये जानकारी दी गई है कि उनका जो सेवा है वो 1 साल के लिए और बढ़ाया जाता है। संविदा कर्मचारियों के सेवाकाल में 1 साल की बढ़ोतरी, 31 मार्च 2023 तक कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है। रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। बदमाश घायल अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था बदमाश। हिस्ट्री शीटर बदमाश पर करीब 21 मुकदमे दर्ज हैं। तो 21 मुकदमे दर्ज हैं हिस्ट्री शीटर बदमाश पर और हायर सेंटर घायल बदमाश को रेफर किया गया है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था यह बदमाश। बदमाश पर करीब 21 मुकदमे दर्ज हैं। तो रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है और इस पूरे मामले में पूछताछ अभी जारी है क्योंकि जो इनामी बदमाश है वो घायल हो गया जवाबी कार्रवाई में। प्रभारी निरीक्षक अजीम नगर लालपुर डैम के पास में पुलिस के चेकिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने रुकने का इशारा किया लेकिन वो साथ में ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वह व्यक्ति घायल हो गया। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और 2 अदद कारतूस मिले। गिरफ्तार होने पर उसने अपना नाम सुभान उर्फ पप्पू पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम खिजरपुर थाना अजीम नगर जनपद रामपुर बताया। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। यह पूर्व से मुकदमा अपराध संख्या 155/22 धारा 307 भादवी थाना टांडा से बातचीत चल रहा था। ये अजीम नगर का प्रचलित HS है और यहाँ का टॉप 10 है। घायल को सदर हॉस्पिटल रामपुर रवाना कर दिया गया है इलाज के लिए। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश मनीष घायल हो गया है। लूट मामले में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। फायरिंग में बाल बाल बचे हापुड़ देहात कोतवाल और सदर CO पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोली लगी है। 3 घायल सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है।
थाना हापुड़ देहात स्थित जरोठी रोड पर अभी कुछ देर पूर्व थाना हापुड़ देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। उक्त मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी एवं कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती पूछताछ में इन तीनों द्वारा दिनांक 5 अप्रैल को करी गई इंद्रलोक में व्यापारिक प्रतिष्ठान की लूट को स्वीकार किया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जा रही है। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गोली लगी है। 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाशों से लूटी गई बाइक और अवैध हथियार बरामद कर ली गई है। तो मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को धर दबोचा गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच संभल में भी मुठभेड़ हुई। लगातार पुलिस का एक्शन जारी है और अलग अलग जगहों पर पुलिस मुठभेड़ दे रही है। जो फरार बदमाश है उनको शिकंजे में लिया जा रहा है और इसी सिलसिले में संभल में भी मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों की, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाश के पास से 1.5 किलो चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। आज रात्रि में मलावा पुलिस को सूचना मिली कि 2 बदमाश कन्नौज की तरफ से आ रहे हैं। इस पर मलावा पुलिस द्वारा एसओजी सर्वेलेंस स्वाट द्वारा यहाँ पर घेराबंदी की गई। रात्रि में 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए मोटरसाइकिल से, जिनको रोकने का प्रयास किया गया किंतु वो नहीं रुके और इस रास्ते की तरफ भागे। यहाँ जब उनको घेरा गया तो उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो यहीं पर गिर गया। दूसरा बदमाश जो भागने की फिराक में था उसको भी घेर कर पकड़ लिया गया है। पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि एक जिस बदमाश को गोली लगी है उसका नाम अजीत है और दूसरा जो गिरफ्तार है उसका नाम विकास है। इन्होंने स्वीकार किया पूछताछ में कि जो कल यहाँ मलावा में घटना हुई है ज्वेलर से लूट की, वो उन्होंने की थी अपने अन्य साथियों के साथ। आज रात्रि में बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। लगातार ऑपरेशन गोलीमार जारी है। आज कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर भी हम दिखा देते हैं। थोड़ी देर पहले विस्तार से हम आपको बता भी रहे थे कि कहां पर कैसे बदमाश शिकंजे में आए। हापुड़, बुलंदशहर, संभल, प्रयागराज और हमीरपुर की तस्वीर देखिए। 5 जगहों पर खूब भागने की कोशिश की इन बदमाशों ने, लेकिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हापुड़ में भी यही हुआ, बुलंदशहर में भी यही हुआ, संभल, प्रयागराज और हमीरपुर में भी यही हुआ। तो ये 5 तस्वीर है। तो ब्रजेश पाठक की फटकार के बाद केजीएमयू की कितनी व्यवस्था बदली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू का दौरा किया था। ब्रजेश पाठक के फोन के बाद भी नहीं हो पाया था मरीज का दाखिला। 24 घंटे में ब्रजेश पाठक ने व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए थे। ये देखिए, ब्रजेश पाठक लाइन में लगे हैं और देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे कि व्यवस्था कैसी है अस्पताल की। ब्रजेश पाठक की फटकार के बाद केजीएमयू की व्यवस्था कितनी बदली है, ये बहुत बड़ा सवाल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू का निरीक्षण किया। अचानक से वो यहां पर पहुंचे, चुपचाप वो लाइन में खड़े हो गए और लाइन में खड़े होकर वो देख रहे थे कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो स्टाफ वहां पर बैठा है, वो काम कैसे कर रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर वो सेटिस्फाई नजर नहीं आए। फौरन उन्होंने फटकार लगाई कुछ लोगों को जो वहां पर काम कर रहे थे और कहा कि व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त किया जाए और जो लोग लाइन में लगे हैं, लंबे समय से लाइन में लगे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द फ्री किया जाए। तो 24 घंटे में ब्रजेश पाठक ने व्यवस्थाओं का जायजा जो लिया था, उसके बाद भी कितनी ये व्यवस्थाएं बदली हैं, ये सवाल बरकरार है। तो ब्रजेश पाठक की फटकार के बाद केजीएमयू में कितनी व्यवस्था बदली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू का दौरा किया था। ये तस्वीर आपको हम एक तरफ दिखा रही हैं, जहां लाइन में खड़े हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
एक डिप्टी सीएम का लाइन में खड़ा होना बहुत बड़ी बात है और ऐसे में देख रहे हैं जो कुछ दिन पहले लाइन में वो लगे थे और वो सारी व्यवस्थाओं को खुद देख रहे थे। ब्रजेश पाठक के फोन के बाद भी मरीज का दाखिला नहीं हो पाया था। 24 घंटे में ब्रजेश पाठक ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे। तो ये तस्वीर आप देखिए कुछ दिन पहले की है, लेकिन लाइन में लगे थे ब्रजेश पाठक। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अश्विनी, कुछ दिन पहले लाइन में लगे थे ब्रजेश पाठक और शांति से सारी व्यवस्थाओं को नोटिस कर रहे थे कि व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं केजीएमयू में। अगर कोई वहां पर आ रहा है अपनी परेशानी को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, अगर कोई खड़ा है तो कितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल रहा है। कुछ जगहों पर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने बोला कि इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। बावजूद इसके अभी तक कोई सुधार नहीं है। बिल्कुल, इस समय हम ट्रामा सेंटर है जो केजीएमयू का ट्रामा सेंटर। सबसे ज़्यादा जो मजबूर लोग, जो परेशान लोग आते हैं वो इसी जगह आते हैं, क्योंकि इमरजेंसी होती है, इलाज तुरंत चाहिए होता है। लेकिन जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पहुँचे, बाकायदा उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाएं कितनी थी वो जब फटकार लगा रहे थे, अधिकारी को निर्देश दे रहे थे, तब आप देख सकते थे। निश्चित तौर पर अगर यहाँ के जो स्टाफ है उसकी बात करें तो रवैया इतना खराब होता है कि मरीज परेशान होता है, उसके परिजन उससे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बातचीत का ढंग नहीं बेहतर होता है, बातचीत सही करते नहीं हैं। जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कहाँ से क्या चीज़ उपलब्ध होगी वो चीज़ बताते नहीं। तमाम यहाँ पर लोग हैं जो मरीजों को लेकर के आए हैं अपने। निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि अगर वो अपने ज़िलों से, दूर दराज के इलाकों से लखनऊ पहुँचे, राजधानी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इलाज बेहतर मिलेगा। लेकिन अभी हमने तमाम ऐसे लोगों से बात की जिनका कहना था कि 36 घंटे हो गए हैं, अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जांचों का दौर शुरू है, जांचें भी जिसमें 8 घंटे एक्सरे में लग रहे हैं। तमाम लोग हैं। आप कहां से हैं भाई साहब? जी है, मैं बिहार से हूं और अपने सिस्टर के साथ आया हूं और 2 तारीख से अभी तक लगातार जांचें ही चल रही है। सही बताया जाए तो 2 तारीख से लगातार जांच ही हो रही है। आज 7 तारीख हो गए हैं, अभी तक सही से जांच पूरी नहीं हुई है। हर बार बोला जा रहा है बस आज या कल पे टाल दिया जा रहा है। तो नहीं, अभी 2 दिन पहले ये ब्रजेश पाठक यहाँ आए हुए थे। तमाम दावे उन्होंने वादे किए थे और दावे भी किए थे कि बेहतर व्यवस्था मिलेगी। क्या कुछ सुधार दिखाई दे रहा है? सर हमको सिर्फ सफाई में सुधार दिखा, इसके अलावा कोई सुधार नहीं। निश्चित तौर पे ये पहले नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं, आगे भी चलते हैं उनसे, तमाम लोगों से जिनके मरीज यहाँ पर एडमिट हैं। कहाँ से आप आए हैं? भैया मैं इधर से आया। कोई पेशेंट आपका यहाँ? हाँ, एक बच्चा है जी। क्या स्थिति? डॉक्टर सर, डॉक्टरों की ऐसी है लॉन्ग, जिस तरह बोलते हैं इस तरह बोलना नहीं चाहिए। पेशेंट के जिस तरह साथ। चलिए अश्विनी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।